Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 2nd Introduction to Consumer Behavior lecture number 11. In lecture number 11 we will discuss repositioning. Before understanding repositioning you have to understand what is the meaning of positioning. Positioning basically एक आर्ट है जिसके थ्रू कस्टमर के माइंड में कंपनी अपने प्रोडक्ट की अपने ब्रांड की एक अलग से इमेज क्रिएट करती है। तो कई बार जो इमेज क्रिएट करती है वो अब इमेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती, तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रीपोजिशनिंग। तो रीपोजिशनिंग इज चेंजिंग द पोजिशनिंग ऑफ ए brand. A particular positioning statement may not work with a brand, so product brand has to be repositioned. तो रिपोजिशनिंग का मतलब पोजिशनिंग जो आपने प्रोडक्ट या ब्रांड की हुई है उसमें मेजर चेंजेस करना। तो किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेसफुल रिपोजिशनिंग करने के लिए कंपनी को सबसे पहले टारगेट मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टारगेट मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, क्या रीज़न है कि जो करंट पोजिशनिंग है अब वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही है। दिस इज समटाइम्स ए चैलेंज पर्टिकुलरली फॉर वेल इस्टेब्लिश्ड और स्ट्रांगली ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो जिन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई उनकी तो ईजिली रिपोजिशनिंग हो सकती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हो चुकी है उसकी रिपोजिशनिंग करना कंपनी के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो रिपोजिशनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी इंटेंशनली खुद आगे से बढ़कर अपने प्रोडक्ट की जो डिस्टिंक्ट इमेज आइडेंटिफिकेशन बनी हुई है उसे चेंज करती है, जिससे कि कस्टमर के जो माइंड में उसकी जो प्रीवियस इमेज थी उसकी जगह अब नई इमेज बन जाए। अब नेक्स्ट क्या आएगा, रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजीज। देयर आर मैनी रीजन्स because of it repositionings are done by the company, or there are number of repositioning strategies. तो there are several repositioning strategies. तो first क्या है, image mismatch। कई बार कंपनी रिपोजिशनिंग क्यों करती है, क्योंकि उसने जो पहले पोजीशनिंग की हुई थी वो कंपनी की इमेज से मैच नहीं कर रही, तो मैच कराने के लिए वापस से क्या करती है, रिपोजिशनिंग करती है। जैसे कि जब डिटोल है टॉयलेट सोप वाज पोजीशन एज ए ब्यूटी शॉप इनिशियली, लेकिन वो जो डिटोल की कोर वैल्यू थी, डिटोल का जो पेरेंट ब्रांड था एंटीसेप्टिक लिक्विड, उससे वो इमेज मैच नहीं हो रही थी। तो क्योंकि जो ब्यूटी पोजीशनिंग है वो जर्म किल पोजीशनिंग के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से कंपनी ने जो डिटोल सोप है उसकी पोजीशनिंग चेंज की, रिपोजिशनिंग की और उसको ब्यूटी सोप की बजाय एज ए जर्म किल सोप रिपोजिशन किया और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग रेलिवेंस टू कंज्यूमर। जब आपने उस प्रोडक्ट या ब्रांड की पोजीशनिंग की थी तो जिस फीचर के बेस पर की थी वो उस टाइम पर कस्टमर के लिए रेलिवेंट था, लेकिन टाइम के साथ वो फीचर अब उतना रेलिवेंट नहीं रहा, तो उस वजह से कंपनी को अपने ब्रांड या प्रोडक्ट की पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि जब कैलनीवेटर है अर्ली 90s में आया था तो उसने अपने आप को द कूलेस्ट वन है उसमें पोजीशनिंग की थी, क्योंकि उस टाइम पर जो रेफ्रिजरेटर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कूलिंग को दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में अब हर रेफ्रिजरेटर है इफ़ेक्टिव कूलिंग कर रहा है, सबका कंप्रेसर इफ़ेक्टिव है, तो उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया। और आज की डेट में रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की, तो द रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन बाय ए हाउसवाइफ। की जो रेफ्रिजरेटर है उसको हाउसवाइफ की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग है मैक्सिमम सामान को रख सकते हो, कंपार्टमेंट्स के साइज़ को चेंज कर सकते हो, शफल कर सकते हो कंटेनर्स को। तो द कूलेस्ट वन से रिपोजिशनिंग क्या हो गया, द रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन बाय ए हाउसवाइफ। मारुति ओमिनी है, वो स्टार्टिंग में वैन आई थी, वैन के रूप में उसकी पोजीशनिंग की थी, लेकिन कंपनी की जो वैल्यू फॉर मनी व्हीकल है उससे ये इमेज मैच नहीं हुई। तो क्योंकि है अम्बेसडर उस टाइम पर रूमिनेस स्पेस की वजह से पॉपुलर थी, तो बिसाइड मारुति 800 एक स्मॉल कार थी, तो कंपनी ने जो मारुति ओमनी है उसको मोस्ट स्पेशियस कार है उसके तौर पर क्या किया, रिपोजिशन किया। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग ओकेजन्स फॉर यूज। कई बार जो आपने पोजीशनिंग की होती है पहले उससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को जो यूज़ करता है उसका यूज़ लिमिटेड होता है, उसे पता नहीं होता कि इनके अलावा और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो पाता है। इसकी वजह से आपकी जो सेल है वो सेल एक लेवल पर जाकर फिक्स हो जाती है। तो सेल को इंक्रीज करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट ब्रांड को रिपोजिशन करती है, कैसे कि वो और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये कस्टमर को बताकर। जैसे कि डिटोल है, तो बेसिकली जो डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड था वो बेसिकली यूज उसका क्या है, प्रिवेंट कट्स एंड गैशेज
फॉर डेवलपिंग स्पेसेस, घाव को भरने से मदद करते थे, घाव को आगे फैलने से रोकने के लिए डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज किया जाता है। तो उसका कंपनी ने क्या कर दिया, ओकेजन फॉर इट्स यूजेज इंक्रीज कर दिया और बताया कि ये कई अदर जगह भी काम आ सकता है, जैसे कि फॉर द शेविंग मग, फॉर वॉशिंग बेबीज क्लोथ, फॉर यूजिंग ड्यूरिंग इलनेस, फॉर वॉशिंग एंड स्वेबिंग। दीज यूजेज आर लिस्टेड ऑन द डिटेल बॉटल इटसेल्फ। इसी तरीके से जो ओडोमास है उसकी जो पहले पोजीशनिंग थी वो मॉस्किटो रिपल्टेंट क्रीम की थी और आप उसे इंडोर यूज में काम ले सकते हो, लेकिन उसके बाद है मॉस्किटो मैट्स मार्केट में एंटर हो गई, तो क्रीम है वो लेस पॉपुलर हो गया और कस्टमर को पता ही नहीं कि अब इसके अलावा और ये कहाँ काम आ सकती हैं। तो जो कंपनी है ओडोमास, उसने इसकी पोजीशनिंग इंडोर के साथ आउटडोर भी की कि आप इंडोर के साथ साथ इसको एज ए आउटडोर भी यूज कर सकते हो, तो रिपोजिशन किया। बर्नोल की जो पहले पोजीशनिंग हुई थी वो क्या हुई थी, क्यूरिंग बर्न्स, कि जो जल जाता है उस पर बर्नोल लगाने के काम आता है। फिर बाद में उसको 3 in 1 बताया, बर्न्स, कट्स और गैसेज। तो इंक्रीजिंग यूज बढ़ा दिया, ओकेजन फॉर इंक्रीजिंग यूज इंक्रीज कर दिया बाय डूइंग रिपोजिशनिंग। सनलाइट वॉशिंग सोप, पहले वाइटनेस सोप सफ़ेद कपड़ों के लिए काम आता था, फिर बाद में इन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया फॉर कलर्ड क्लोथ्स आल्सो, रंगीन कपड़ों के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रिपोजिशनिंग स्ट्रेटजी है सर्च फॉर ए वाइबल पोजीशन, कि आप जब तक अपने आप को रिपोजिशन करते रहो जब तक आपको सेगमेंट में एक वाइबल पोजीशन नहीं मिल पाती। जैसे हीरो पुक है, जो इनिशियल लेवल में जो पोजीशन किया था वो इसके मनीज वर्थ के बेस पर किया था कि 90 किलोमीटर पर लीटर बाइक, लेकिन है कस्टमर से उतना रिस्पॉन्स ये नहीं ले पाई क्योंकि खूब एवरेज अच्छी देने वाली बाइक्स मिल रही थी। फिर इसने अपने आप को रिपोजिशन किया 2 in 1 बाइक, क्योंकि जो अच्छी एवरेज देने वाली बाइक थी उनका पिकअप अच्छा नहीं था, तो इसने अपने आप को क्या बताया 2 in 1। और एक्टर शाहरुख खान को नॉर्थ में और प्रशांत को साउथ इंडिया में इन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया और इन्होंने पोजीशनिंग की फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल एज पिकअप। तो 90 किलोमीटर पर लीटर है फ्यूल एफिशिएंसी जो पोजीशनिंग की थी, उसके बाद इन्होंने इसको रिपोजिशन किया 2 in 1 बाइक, एफिशिएंसी एज वेल एज पिकअप। इसी तरीके से कॉम्प्लान है, उसने टाइम टू टाइम अपने आप को रिपोजिशन किया, जैसे कि फूड फॉर कन्वेंसलिंग, अगेंस्ट हॉर्लिक्स, फॉर द फैमिली, फसी चाइल्ड, बीजी एग्जीक्यूटिव, टायर्ड हाउसवाइफ, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फाइनली उन्होंने जो अपने आप को रिपोजिशन किया फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये वाइबल हुआ, स्ट्राइक हुआ और उसके बाद जो कॉम्प्लान है उसकी जो पोजीशनिंग थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग द ब्रांड सीरियस। कई बार जो आपने पोजीशनिंग की हुई होती है उससे कस्टमर उस ब्रांड को सीरियस नहीं लेते हैं, फिर आप उसको रिपोजिशन करते हो जिससे कि आप उस ब्रांड को सीरियस बना सको। जैसे कि सफोला है, वो इनिशियल लेवल पर उसकी पोजीशनिंग की गई थी एडिबल ऑयल गुड फॉर हार्ट, कि हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन कस्टमर्स को ये पोजीशनिंग उतनी सीरियस नहीं लगी। फिर बाद में इन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया, हार्ट इज़ नॉट सेफ विदाउट सफोला, कि इसमें फैटी जो ऑयल फैटी एसिड्स होते हैं वो गुड फैटी एसिड हैं, ओमेगा 3 है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। तो दिस पुट सफोला इन ए डिफरेंट लीग एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, मेकिंग इट इज़ द मोस्ट हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड इन द मार्केट। नेक्स्ट क्या है रिपोजिशनिंग स्ट्रेटजी, फॉलिंग सेल्स। कई बार आपके प्रोडक्ट की सेल डाउन होने लग जाती है, तो वापस उस सेल को इन्हांस करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्या करते हो, रिपोजिशनिंग करते हो। जैसे कि एम्बेसडर है, वो इनिशियल लेवल में उसकी पोजीशनिंग की गई थी रग्ड रोड मास्टर, और ये पोजीशनिंग है जो अम्बेसडर गाड़ी थी उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी उसके बेस पर थी, क्योंकि टफर व्हीकल था, स्ट्रॉन्ग व्हीकल था। मारुति ने अपने आप को स्लीकर, मोर फ्यूल एफिशिएंट और चीपर बताया था, और इस वजह से है मारुति की सेल बढ़ रही थी और अम्बेसडर की सेल डाउन हो रही थी। तो अम्बेसडर ने अपने आप को रिपोजिशन किया, ये मेंबर ऑफ द फैमिली, कि आपके परिवार का एक ये क्या है, सदस्य है, और उन्होंने रग्ड रोड मास्टर से ए मेंबर ऑफ फैमिली के रूप में इसकी रिपोजिशनिंग की, यानी कि इसको इमोशनल पिच दिया। ब्रुक बॉन्ड रेड रेबल है, ये भी जब भी इसकी सेल डाउन होती है तो ये अपने आप को रिपोजिशन कर लेता है जिससे कि इसकी जो सेल घट रही है वो रुक जाए। तो रेड लेबल इज एन एज ओल्ड ब्रांड विद ए फ्रेंचाइजी ऑफ इट्स ओन। तो टाइम के साथ साथ कई बार इसकी सेल डाउन हो जाती है, तो उसको रेलिवेंट बनाने के लिए वो वापस अपनी रिपोजिशनिंग कर लेता है। जैसे कि पहले पियो तो जाने, फिर देश का प्याला, फिर 100% स्ट्रॉन्ग, फिर जियो मेरे लाल,
नेक्स्ट रिपोजिशनिंग स्ट्रेटजी है ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स। कई बार आपके जो करंट कस्टमर्स होते हैं, आप उनके साथ नए कस्टमर्स को भी ऐड करने के लिए अपने आप को रिपोजिशन करते हो। जैसे मार्गो सोप है, पहले नीम बेनिफिट, तो जो सीनियर सिटीजन्स थे या जो एडल्ट्स थे वही उसे यूज़ करते थे। बाद में इन्होंने नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिए अपनी रिपोजिशनिंग कैसे किया, नीम बेनिफिट फॉर द यंग। नो मोर टीयर्स शैम्पू, जॉनसन एंड जॉनसन है वो जब लॉन्च किया तो एज ए बेबी शैम्पूस की पोजीशनिंग हुई थी कि नो मोर टीयर्स, तो सेल है एक लेवल पे जाकर फिक्स हो गई। तो जॉनसन एंड जॉनसन को रियलाइज हुआ कि हमें नए कस्टमर्स भी ऐड करने पड़ेंगे। अगर शैम्पू को केवल बेबी ही यूज़ करेंगे तो इसकी सेल इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने एक्स्ट्रा सॉफ्ट शैम्पू को उन यूजर्स के लिए भी बताया जो कि डेली बेस पर शैम्पू करते हैं, जिससे कि उनकी आंखों में है जलन ना हो, आंखों में है रेडनेस ना आए। तो बेबीज से उन्होंने क्या कर दिया, इसकी रिपोजिशनिंग दोज हु वॉश रेगुलरली। स्पोर्ट्स वीक ने स्पोर्ट्स मैगजीन से अपने आप की रिपोजिशनिंग कर दी, जर्नल मैगजीन तो उसके कस्टमर्स इंक्रीज हो गए। रे-बैन ने इनिशियल लेवल पर मेल सन ग्लासेज लॉन्च किए थे, फिर मेल के साथ साथ फीमेल भी कर दिए, तो उनकी जो रिपोजिशनिंग से कस्टमर्स इंक्रीज हो गए। कैडबरी डेयरी मिल्क स्टार्टिंग में स्वीट ट्रीट फॉर किड, बच्चों के लिए थी, फिर एडल्ट्स एज वेल। हर खुशियों में, हर सेलिब्रेशन में कुछ मीठा हो जाए तो इन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया। जेम्स पहले किड के लिए थे, फिर बाद में रहो उम्रलेस के नाम से इन्होंने अपनी रिपोजिशनिंग की और एडल्ट्स को भी उन्होंने इसमें टारगेट किया। तो नेक्स्ट क्या है, मेक द ब्रांड कंटेम्प्रेरी, समकालीन। कई बार जो आपका ब्रांड है वो ओल्ड एज लगता है, तो उसको कंटेम्प्रेरी बनाने के लिए कंपनी अपने आप को क्या करती है, रिपोजिशन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाबर च्यवनप्राश जो पहले ट्रेडिशनल था कि बड़े बूढ़े खाते हैं, डाइजेशन के लिए रहता है, उसको ट्रेडिशनल के साथ साथ न्यूट्रिशनल, जो कि आज की डेट में कंटेम्प्रेरी है, हर कोई न्यूट्रिशन खाना चाहता है और हेल्थी बने रहना चाहता है। क्यो कार्पिन है वो स्टार्टिंग में स्टाइलिंग द हेयर, कि बालों को अलग अलग स्टाइल देने के लिए आप क्यो कार्पिन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद है कंटेम्प्रेरी हेयर ऑयल्स का क्या काम है कि बालों को पोषण भी मिले और स्टिकनेस भी ना आए, तो इन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया था नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। तो पहले हेयर ऑयल फॉर स्टाइलिंग था, फिर नॉन स्टिकी हेयर ऑयल हो गया। डाबर हनी ने इनिशियल लेवल पर अपने आप को पोजीशन प्योरिटी के बेस पर किया कि हमारा हनी सबसे प्योर है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते से डायरेक्ट तोड़े जाने वाले हनी को इंडियन सबसे प्योर मानते हैं। तो वो पोजीशनिंग इतनी वर्क नहीं कर पाई, तो उन्होंने बताया कि ये जो हनी है इसको उन्होंने कंटेम्प्रेरी बनाया न्यूट्रिशन प्लस हेल्थ के साथ। और नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेटेजी क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग ब्रांड्स फ्रॉम कंपटीटर्स। कई बार आप अपनी रिपोजिशनिंग डायरेक्ट कंपटीटर के अगेंस्ट करते हो। जैसे मिंटो है, उन्होंने 1990 में अपने आप की पोजीशनिंग की एडल्ट कैंडी, और दिस वाज द एंथ्यूज ग्रोन अप्स टू कंज्यूम पिपरमेंट। पिपरमेंट है इसमें मिला होता था और ये खूब अच्छा बिक रहा था, लेकिन कंपनी को ये पोजीशनिंग कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। 1995 में उन्होंने नेस्ले का जो पोलो आता था वो भी पिपरमेंट था, उसके अगेंस्ट पोजीशनिंग की। पोलो ने अपने आप की पोजीशनिंग कैसे की, द मिंट विद द होल, कि जो मिंट है उसके बीच में एक रिंग शेप में इसकी जो टैबलेट है वो आती है। तो मिंटो ने अपने आप की पोजीशनिंग कैसे की, ऑल मिंट नो होल, कि इसमें आपको पूरी मिंट मिलेगी, कोई भी होल नहीं मिलेगी। तो सबको डायरेक्ट पता चल गया था कि ये अपने आप को नेस्ले पोलो के अगेंस्ट क्या कर रहा है, पोजीशनिंग कर रहा है। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर नंबर 11 है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ी, पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज़ को डिटेल में डिस्कस, रिपोजिशनिंग स्ट्रेटजीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 और 10 में वी हैव डिस्कस्ड पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। तो जो लेक्चर नंबर 11 है इसमें हमने क्या पढ़ा, रीपोजिशनिंग की मीनिंग, डेफिनेशन और रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजीज। थैंक यू वेरी मच।